जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने इजरायल के साथ जंग के बाद की दूसरी बड़ी ड्रिल। ओमान सागर में दागे 2000 किमी रेंज वाले मिसाइल, हिल गया पूरा वेस्ट एशिया। इजरायल तक हरकंप। ईरानी कमांडर बोले, हम पहले से ज्यादा ताकतवर। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। खुद को शांति दूत बताकर नोबेल प्राइज का डिमांड करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार मिल गया पुरस्कार, लेकिन कौन सा अवार्ड है और किसने दिया, ये काफी दिलचस्प है। और इसी बीच अपने ही सैनिकों को खतरे में डाल बैठे यूएस के रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ, डेमोक्रेटिक पार्टी हुए हमलावर। इस पर भी पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसी के साथ आपको बताएंगे अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बीच भारत को ईंधन सप्लाई को लेकर पुतिन का बड़ा ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के साथ 12 दिन तक चले जंग के बाद ईरान ने शुक्रवार को एक बार फिर अपनी सैन्य क्षमता का बड़ा प्रदर्शन किया। देश के सरकारी टीवी ने बताया कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने ओमान सागर और होर्मुज जलडम रुमदिये के करीब बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी। यह अभ्यास 2 दिन से चला है और इसे बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। ईरान ने बताया कि मिसाइलें देश के अंदरूनी इलाकों में स्थित भूमिगत यानी अंडरग्राउंड ठिकानों से दागी गई और उन्होंने ओमान सागर में अपने तय टारगेट को सटीकता से भेदा। IRGC ने जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया उनमें शामिल है कद्र 110, कद्र 380, गदीर क्रूज मिसाइल। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई गई है, जो पूरे पश्चिम एशिया में खतरे का पैमाना बढ़ा देती है। इसके अलावा ईरान ने 303 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी, हालांकि उसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। टीवी फुटेज में मिसाइलों के लॉन्च और टारगेट पर लगने के वीडियो दिखाया गया, जो ईरान की सैन्य क्षमता का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पकपुर्व ने IRGC नेवी के एक तेजाब सैन्य अभ्यास के दूसरे चरण के दौरान कहा कि IRGC नेवी समुद्री लड़ाई के लिए जरूरी सभी हथियारों से पूरी तरह लैस है। दोस्तों, इससे एक दिन पहले ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिर जादेह ने कहा था कि जून में अमेरिका समर्थित इजरायली हमले से पहले के मुकाबले अब ईरान की रक्षा ताकत और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, उस 12 दिन की जंग के दौरान जो नुकसान हुआ था वो पूरा ठीक कर दिया गया है और हमारे रक्षा मंत्रालय की ताकत अब युद्ध से पहले की तुलना में भी ज्यादा हो गई है। ये रास्ता हम पूरी शक्ति से और बिना किसी लापरवाही के जारी रखेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर बने। इसी वजह से वो हमारे वैज्ञानिकों की हत्या करते हैं और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते हैं। उनसे निपटने का एकमात्र रास्ता है कि हम हर क्षेत्र में और मजबूत बने। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि मुकाबला करने का एक ही तरीका है और वो है रेजिस्टेंस। यही हक के मोर्चे पर हथियार है जो बातिल के मोर्चे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय हो रहे हैं जब जून में हुए इजरायल ईरान युद्ध में कई लोग मारे गए थे, जिनमें ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक भी थे। युद्ध के बाद से ईरान लगातार कह रहा है कि अगर इजरायल दोबारा हमला करता है तो वो पूरी तैयारी के साथ जवाब देगा। इसी रणनीति के तहत ईरान ने अगस्त में पहली नौसैनिक ड्रिल की थी और अब ये दूसरी बड़ी सैन्य कवायद कर रहा है। दोस्तों, होर्मुज जलडम रुमदिये दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। यही वजह है कि इस जगह पर मिसाइल टेस्ट और सैन्य अभ्यास से अमेरिका, इजरायल, खाड़ी देश और पूरी दुनिया के बाजार में बेचैनी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिरकार एक अवार्ड मिल गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप लगातार नोबेल प्राइज पाने के लिए अपने आप को शांति दूत बता रहे हैं। खैर, वो तो नहीं मिला, लेकिन इसी शांति दूत के नाम पर उसे एक अवार्ड मिला है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि ये पुरस्कार ट्रंप को उनकी असाधारण शांति स्थापित करने वाली कोशिशों के लिए दिया गया है। इन्फेंटिनो ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा, आपने जो हासिल किया है ये वाकई कमाल है। ये नया अवार्ड उन लोगों को सम्मानित करने के लिए है
जो पूरी दुनिया में शांति और एकता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व और ठोस कदम उठाते हैं। इसके बाद उन्होंने घोषणा की फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन 2025 का फीफा पीस प्राइज फुटबॉल दुनिया को जोड़ता है। ये पुरस्कार डोनाल्ड जे ट्रंप राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया जाता है। दुनिया में शांति और एकता को बढ़ावा देने में उनके असाधारण कामों की पहचान में। दोस्तों, ये पहला मौका है जब फीफा ने किसी व्यक्ति को ऐसा सम्मान दिया है। ये सम्मान ऐसे समय दिया गया है जब ट्रंप लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके वैश्विक शांति प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने अवार्ड लेते हुए कहा, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े सम्मान में से एक है। हमने कई अलग अलग युद्ध खत्म किए हैं, कुछ तो शुरू होने से ठीक पहले ही रोक दिए। वैसे आपके हिसाब से क्या डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए हकदार है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपने निजी फोन से यमन में हौथी रिबल्स पर होने वाले सैन्य हमले से जुड़ी सेंसिटिव योजनाएं शेयर कर दी। पेंटागन के जांच अधिकारी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ऐसा करने से अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रक्षा मंत्रालय में बिना इजाजत वाले मैसेजिंग ऐप और निजी उपकरणों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। जांच में पता चला कि हेगसेथ के पास सिग्नल चैट ऐप पर साझा की गई जानकारी को डीक्लासिफाई यानी गोपनीय श्रेणी से हटाने का अधिकार था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यमन में हौथी पर होने वाले हमले की संवेदनशील जानकारी शेयर की, जो पेंटागन के आंतरिक नियमों का सीधा उल्लंघन है। ऐसा करने से अभियान में शामिल सैनिकों, पायलटों या उनके मिशन को सीधा खतरा हो सकता था। रिपोर्ट में बताया गया कि हेगसेथ ने जो जानकारी साझा की उसमें अमेरिकी विमानों की उड़ान भरने का समय, कितने विमान उड़ेंगे जैसे अहम विवरण शामिल थे। ये जानकारी ऑपरेशन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थी। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे अमेरिकी मिशन विफल हो सकता था और अमेरिकी पायलटों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोई गुप्त जानकारी नहीं थी, मैं पूरी तरह बेगुनाह हूं, मामला खत्म। लेकिन डेमोक्रेटिक सांसदों ने हेगसेथ की हरकत को लापरवाही भरी बताया। उनका कहना है कि अगर किसी निचले स्तर के सैन्य अफसर ने ऐसा किया होता तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता या सख्त सजा मिलती। रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि रक्षा विभाग को अपने कर्मचारियों को सूचना सुरक्षा यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर और बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका देश भारत को बिना किसी रुकावट के लगातार ईंधन की सप्लाई करता रहेगा। रूसी राष्ट्रपति ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब अमेरिका भारत पर लगातार रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाए हुए है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के आरोप में भारत पर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ भी लगाया है। इससे भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें रूसी तेल और हथियार खरीदने के लिए 25% जुर्माना भी शामिल था। ट्रंप का कहना था कि रूसी तेल और हथियार खरीदकर भारत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को फायदा पहुंचा रहा है। भारत इस आरोप का खंडन करता रहा है। बता दें कि 2022 में युद्ध शुरू होने से पहले रूस से भारत के तेल का आयात बमुश्किल 2.5% था, जो 2024-25 में रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद के कारण ये बढ़कर लगभग 35.8% हो गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।